हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होगे। बच्चों, एमपीपीएनएसटी के बच्चों के लिए डेली एक यूनिट के पूरे क्वेश्चन जो हैं, वन शॉट लेक्चर पूरे क्वेश्चन जो हैं डाले जा रहे हैं। जिन बच्चों को अच्छे नंबर लाने हैं वो डेली इन वीडियो को देख सकते हैं, और लाइन से जिन बच्चों ने इन वीडियो को देखा हुआ है तो आप ये लिख के रख लीजिए, उनका जो सिलेक्शन है वो कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि उनको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हमें किस तरीके की पढ़ाई करनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। जब भी हम किसी परीक्षा के लिए मैदान में उतरते हैं तो पहले उस परीक्षा की गहराई हमें पता होनी चाहिए, तब जाकर के हम उस एग्जाम को पास कर सकते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि यदि कोई इंसान तैरना जानता है तो वो वहीं पर तैरना पसंद करेगा जितनी उसकी क्षमता, उसे मालूम है कि कितनी गहराई है, यहां पर मैं कितनी गहराई तक तैर सकता हूं। बिल्कुल इसी प्रकार से हर एक बच्चे को एग्जाम की गहराई पता होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो होगा वही कि बच्चा असफल हो जाएगा और उसको यह लगेगा कि मैं इस एग्जाम को पास नहीं कर सकता। एक्चुअल में बच्चा उसकी गहराई तक नहीं पहुंच पाता, बस वो कोचिंग कर रहा है, बस वो पुस्तक से पढ़ रहा है, लेकिन ऐसा करने से कुछ नहीं होता। आपको उस एग्जाम की गहराई पे जाना होगा, तब जाके एग्जाम निकलेगा। और हम अपने एमसीसी क्लासेस के माध्यम से टॉपिक टू टॉपिक बच्चों को एनसीईआरटी का पैटर्न पढ़ा रहे हैं, और जिससे होने वाला है बच्चों का सिलेक्शन। तो आज इसी क्रम में हम आपके लिए लेकर के आए हैं केमिस्ट्री की साम्यावस्था वाला अध्याय का वन शॉट लेक्चर, जिसमें आज आपको 21 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। सारे सॉलिड क्वेश्चन रहेंगे और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से पेपर में पूछे जाएंगे। तो उम्मीद है कि कल का वीडियो आपने देख लिया होगा, जो कि जूलॉजी के एग्जाम को लेकर के था। बच्चों, हमने जूलॉजी के लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो अभी कल बनाया हुआ है, और आज ये केमिस्ट्री का लेक्चर है। उम्मीद है सारे बच्चों को आज का लेक्चर पसंद आएगा। जिनको पसंद आए प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक। और बहुत अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से कहिएगा सब्सक्राइब करें और सर से ही पढ़ें। चलिए आगे चलते हैं। तो देखते हैं आज पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है बच्चों। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हर एक क्वेश्चन के लिए लगभग आपको 30 सेकंड मिलेंगे, और इस 30 सेकंड में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अब इन अभिक्रियाओं में आपको अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया छांटनी है। तो उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम तो सारे बच्चों ने पढ़ा ही होगा। अब यदि आपने उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम पढ़ा हुआ है तो आपको आइडिया होगा कि इनमें से कौन सा अनुत्क्रमणीय है। तो अंदाजा लगा लीजिए कौन सा सही है। क्या अमोनिया का विघटन सही है? क्या पीसीएल का विघटन सही है? क्या SO3 का विघटन सही है? क्या KClO3 मतलब पोटेशियम क्लोरेट का विघटन सही आंसर है? बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। समय समाप्त। आपने डेली में आपको बताता हूं कि पहले एक पेज पर एक से लेके जितने भी क्वेश्चन मैं बताता हूं नंबर लिख लीजिए, और देखिए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, और अपने आप का टेस्ट लीजिए खुद, ठीक। और यदि आपकी इच्छा होती तो आप अपने सर को भी बता सकते हैं कि सर हमने इतने नंबर लाए, ठीक है ना। यूट्यूब पर मैसेज आप मुझे कर सकते हैं। ओके, चलिए तो देखते हैं। यहां पर राइट आंसर होगा बेटा ये, अमोनिया का विघटन एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। पेंटा क्लोराइड फास्फोरस का वो भी एक उत्क्रमणीय है, ये भी, लेकिन यह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक। यह अभिक्रिया कभी रिवर्स नहीं होती, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं आपके सामने, देखिए क्या है। दाब बढ़ाने पर निम्न में से कौन सा साम्य प्रभावित नहीं होता। दाब बढ़ाने पर कौन सा साम्य जो है बेटा प्रभावित नहीं होगा, ये आपको बताना है। दाब बढ़ाने पर कौन सा साम्य प्रभावित नहीं होगा? क्या पहला, क्या दूसरा, क्या तीसरा, क्या चौथा? कौन सा दाब बढ़ाने पर प्रभावित नहीं होगा? बहुत सरल सा क्वेश्चन है ये। दाब बढ़ाने पर इनमें से कौन सा प्रभावित नहीं होगा? सोचिए, दिमाग लगाइए, कौन सा प्रभावित नहीं होगा? क्या वो 2SO3 उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह है, 2SO2 धन O2? क्या वो सेकंड होगा, क्या वो थर्ड होगा, क्या वो फोर्थ होगा? सोचो, लगाओ, दिमाग लगाओ। 30 सेकंड का एवरेज समय है। कल से मैं टाइमर लगाने की भी पूरी कोशिश करूंगा, ठीक, ताकि 30 सेकंड के अंदर में टाइम समाप्त हो जाए और फिर आंसर का मौका हमें मिले। तो चलिए समय समाप्त हो जाता है।
दाब बढ़ाने पर कौन सा साम्य प्रभावित नहीं होगा? तो याद रखिएगा वो है सेकंड नंबर, वो है सेकंड नंबर। बच्चे जानते हैं दाब बढ़ाने पर यह साम्य क्यों प्रभावित नहीं होगा? क्योंकि यहां पर अभिकारक और उत्पाद के मोलों की संख्या एक समान है, इसलिए दाब इस साम्य को प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को लेकर के आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। 5 लीटर घोल में 120 ग्राम यूरिया उपस्थित है। 5 लीटर घोल में 120 ग्राम यूरिया उपस्थित है, तो यूरिया का सक्रिय द्रव्यमान क्या होगा? यूरिया का सक्रिय द्रव्यमान क्या होगा? 5 लीटर घोल में 120 ग्राम यूरिया उपस्थित है, तो यूरिया का सक्रिय द्रव्यमान क्या होगा? बहुत सरल क्वेश्चन। क्या 0.2 आएगा? क्या 0.06 आएगा? क्या 0.4 आएगा? क्या 0.08 आएगा? निकालिएगा। सक्रिय द्रव्यमान निकालना बच्चों। सक्रिय द्रव्यमान क्या होगा बताइए। जो होशियार बच्चे हैं उन्हें बहुत आसानी से निकालते बन जाएगा। ये 30 सेकंड का काम है, कुल 30 सेकंड का। चलिए समय समाप्त हुआ। अब मैं आपको बताता हूं आंसर कैसे निकालना था। सक्रिय द्रव्यमान बराबर से हो जाता बेटा मोल बटे लीटर, मोल बटे लीटर में आयतन। ठीक है, अब मोल बराबर क्या होता? मोल बराबर से होता ग्राम्य भार बटे अणु भार। तो ग्राम्य भार कितना दिया है? 120, और यूरिया का अणु भार कितना होता बेटा? 60, और लीटर में आयतन कितना दिया है? 5। ठीक है, फिर ये 60 एकम 60 और 60 दूनी 120, तो आ गया 2/5। 2/5 मतलब 0.4, राइट आंसर। ठीक, समझ में आ गई बात? इस तरीके से आंसर निकालना था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें साम्य पर 2 क्रियाकारक हैं। एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें अपने को बताया गया है कि साम्य पर 2 क्रियाकारक हैं। यदि क्रियाकारकों के सांद्रण को दोगुना कर दिया जाए तो साम्य स्थिरांक क्या होगा? यदि क्रियाकारकों के सांद्रण को दोगुना कर दिया जाए तो हमसे पूछा बेटा साम्य स्थिरांक क्या हो जाएगा? साम्य स्थिरांक कैसा हो जाएगा? क्या वो भी दुगना हो जाएगा? क्या वो आधा हो जाएगा? क्या वो 1/4 हो जाएगा? या फिर वो समान रहेगा? कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हैं आप, कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लीजिए। एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें साम्य पर 2 क्रियाकारक हैं, यदि क्रियाकारकों के सांद्रण को दुगना कर दिया जाए तो साम्य स्थिरांक क्या होगा? सोचिए, दिमाग लगाइए। क्या दुगना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, या समान रहेगा? राइट आंसर यहां पर है कि वो ज्यों का त्यों रहेगा। क्यों रहेगा ज्यों का त्यों? क्योंकि वो स्थिरांक है, उसका मान याद रखिएगा, उसका मान अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, स्थिरांक का मान अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, याद रखिएगा। तो इस तरह से यहां पर ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। प्रश्न को ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपको प्रश्न अच्छे से दिख जाए, अच्छे से ये प्रश्न आपको समझ में आ जाए। देखिएगा, इसमें लिखा है समीकरण N2 व 3H2 2NH3 के साम्य स्थिरांक के लिए सही व्यंजक क्या है? इस अभिक्रिया के लिए हमें बताना है, इस अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक के का सही व्यंजक जो है वो क्या होगा? बहुत सरल प्रश्न है आज के। आधे प्रश्न सरल हैं, ठीक है ना, और आधे थोड़े से कठिन है, और 2-3 आपकी सीमा रेखा से बाहर हो सकते हैं। तो यहां पर राइट आंसर क्या है ये बताना है। क्या वो पहला है, क्या दूसरा है, क्या तीसरा है, क्या चौथा है? कौन सा राइट आंसर होगा साम्य स्थिरांक के लिए? ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, ये तो 11वीं के बच्चों से भी बन जाएगा। अब आप विचार कर लीजिए कौन सा सही है। उम्मीद है आपने सही आंसर चुन लिया होगा। तो हम कहेंगे उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान बटे अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान। ठीक है, तो इसके हिसाब से राइट आंसर जो है वो आएगा पहला। NH3 के मोलों की संख्या तो सांद्रण की घात 2, N2 का सांद्रण, H2 का सांद्रण की घात 3, ये राइट आंसर आएगा। बाकी तीनों गलत। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, देखो जरा, ये आ गया आपके सामने। 1 लीटर पात्र में अभिक्रिया, प्रश्न को ध्यान से देखिए, 1 लीटर पात्र में अभिक्रिया 2H2S
धन 2H2 धन H2 का साम्य मिश्रण 0.5 मोल। ध्यान से देखिए, प्रश्न कहता है यहां पर कहता है कि 1 लीटर के पात्र में यह अभिक्रिया संपन्न हो रही है जहां पर H2S के 0.5 मोल, H2 के 0.10 मोल और H2S2 के 0.4 मोल है। तब साम्य स्थिरांक का मान जो है वो मोल बटे लीटर में क्या होगा? साम्य स्थिरांक का मान मोल बटे लीटर में ज्ञात करना है। मोल बटे लीटर क्या होगा मान? बहुत सरल प्रश्न है ये वाला भी, पिछले वाले क्वेश्चन पर बेस्ड है। ये वाला क्वेश्चन भी पिछले वाले क्वेश्चन पर बेस्ड है। आप देख सकते हैं ये IIT JEE में आ चुका है, एम्स में आ चुका है, ठीक है, AFMSC, UPCET, ठीक ना, और भी दूसरे एग्जाम में ये आया है, ठीक, और भी दूसरे एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट में, लेकिन वहां लिखा नहीं। चलिए, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा यहां पर सही उत्तर क्या होगा। बहुत सरल है। सबसे पहले तो साम्य स्थिरांक बराबर से हम ले लेंगे उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान। तो H2 का सांद्रण क्या है? H2 का सांद्रण अपने को दिया गया है बेटा ये 0.10। तो यहां लिखेंगे 0.10। इसके कितने मोल है? 2 की घात लगाएंगे। फिर इसके बाद बाजू में क्या है? H2 के मोलों की संख्या देखो कितनी है? 0.4। ये आ गया। बटे में आएगा कौन? H2S के मोलों की संख्या कितनी है? 0.5, 2 की घात, ठीक है, 2 की घात। काट देते हैं यहां पर सीधे, ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10 से कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 से कट जाएगा, ये 0.02 निकल के आएगा, 0.02, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 निकल के आएगा, सॉरी 0.2 निकल के आएगा, 0.2 निकल के आएगा, है ना। इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं तो आपको दिखने लगेगा अच्छे से। ये 0.2 निकल के आएगा। अब इसके बाद जब इसका गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा बेटा? केसी बराबर से क्या निकल के आ जाएगा? 0.04 और गुणा 0.4, और उसके बाद केसी बराबर से राइट आंसर आपका निकल के आ जाएगा 4 चौके 16, 16 मतलब एक ही जगह पे, ये आंसर निकल के आएगा राइट आपका, ठीक है। इस तरह से ये उत्तर यहां पर हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है, ये आंसर निकल के आएगा। पहले उत्पाद के मोलों की संख्या लेना पड़ेगा, फिर अभिकारक के मोलों की संख्या लेना पड़ेगा बटे में, और उसके बाद काट देना होगा, आंसर निकल के आ जाएगा। ये शॉर्टकट बताया मैंने, मैं और भी शॉर्ट कर सकता था कि वहीं के वहीं उत्तर निकल जाता, लेकिन फिर भी आपको समझ में आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, ये भी कितने बार आया देख सकते हैं आप। इसको भी थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपको ये अच्छे से विजिबल हो सके, सही तरीके से आपको दिखाई दे। देखिएगा ये क्वेश्चन भी कई बार आया। क्या बोला गया है इस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में बोला गया है इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है 2 गैसीय साम्य अपने को दिए गए हैं। एक साम्य अपने को ये दिया गया है बेटा, और एक साम्य अपने को ये दिया गया है, ठीक है। और यहां पर साम्यावस्था स्थिरांक 298 केल्विन पर कौन कौन है? K1 है और K2 है। मतलब उस अभिक्रिया के लिए K1 है और इस अभिक्रिया के लिए K2। ये चीज मैंने बहुत अच्छे से सिखाई है, ठीक है, ये चीज मैंने बहुत अच्छे से सिखाई है, तो आप सभी को ये पता होगा। ये देख सकते हो आप, हर प्रकार के एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब तो बहुत टफ आने लगे हैं, ये तो फिर भी सरल है, ठीक है। तो क्या होगा आंसर? लगाइए दिमाग, क्या होगा आंसर? पहला समीकरण ध्यान से देखिए और दूसरा समीकरण ध्यान से देखिए। इन सवालों को मैंने बिल्कुल 10 सेकंड में हल करना सिखाया है, 10 सेकंड में, कि आप सवाल को देखते ही, समीकरण को देखते ही पहचान जाओ कि संबंध कौन सा होगा। 10 सेकंड भी नहीं लगता जो बच्चा मतलब हमसे सीखा हुआ है। क्या आंसर होगा? समय समाप्त। तो सबसे पहले तो आप देख लो, सबसे पहले आप देख लो दोनों समीकरण क्या एक से है? नहीं, समीकरण पलट के आया है।
ठीक है, तो नीचे वाले अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक क्या है, K2। ठीक है, इसका राइट आंसर मैं आपको डायरेक्ट बताना चाहूंगा, क्या आएगा, K2 बराबर से 1/K1 का स्क्वायर। अब मिला लो, ये क्या आएगा, कहां पे आएगा, ये कौन सा है, ये दिया है, सी नंबर आएगा इसका राइट आंसर। जिन बच्चों ने सीखा हुआ है उनको पता है, 1 सेकंड में हल करेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन जिन बच्चों ने सीखा हुआ ट्रिक उनको मालूम है 1 सेकंड में अपन इसको हल कर सकते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, तो ये राइट आंसर आएगा। यदि ऐसे सवालों को चुटकियों में हल करना सीखना है कि प्रश्न देखते ही बन जाए, तो उसके लिए आपको एमसीसी क्लास को समय रहते ज्वाइन कर लेना चाहिए। एमसीसी क्लासेस आपको बहुत अच्छे ट्रिक्स बताता है, बहुत अच्छी विधियां सिखाता है, कम से कम समय में आप सवालों को हल कर सकते हो, बेसिक नॉलेज बहुत अच्छे से देता है। गूगल प्ले स्टोर पर हमारा ये ऐप उपलब्ध है, और अभी भी आपके पास समय है, 499 रुपए में 1 मंथ का कोर्स लीजिए और देखिए आपके नंबर कितने इंक्रीज होते हैं। अभी भी समय है, जिन बच्चों ने अभी तक हमारा कोर्स नहीं लिया है वो ले लें, ऐसे सवालों को चुटकियों में हल कर सकते हैं, चुटकियों में, पता नहीं चलेगा। ठीक, नहीं तो मार खा जाएंगे फिर केमिस्ट्री में। चलिए ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन भी वैसे ही बेटा, बहुत सरल क्वेश्चन ये वाला भी। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने फिर से वैसे ही वाला है। क्या लिखा हुआ है, यदि अभिक्रिया N2 + O2 2NO का साम्य स्थिरांक क्या है, K1, और इस अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक क्या है, इस अभिक्रिया का K2, तब वैल्यू क्या होगी, तब वैल्यू क्या होगी। बहुत सरल, अब तक तो आपने उत्तर चुन लिया होगा, बहुत आसान है। तो सबसे पहले तो K2, ठीक, और उसके बाद यहां पर आ जाएगा सीधे √K1। मैच कर लो कौन सा सही होगा, K2 बराबर √K1, ये राइट आंसर हो गया अपना, ये निकल के आ गया। चुटकियों में इस टाइप के सवाल सॉल्व होते हैं, इसलिए देर मत कीजिए और एमसीसी क्लास को ज्वाइन कीजिए। एमसीसी क्लास आपको बहुत ही कम समय में बहुत ही उम्दा नॉलेज दे पाएगा, ठीक, जिसमें मैं आपको बहुत मदद करूंगा केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी में। और बहुत जल्द हम लोग इंग्लिश के भी क्वेश्चन लेकर के आने वाले हैं। ऐसा ना हो कि कल ही आपको एक इंग्लिश का सेट मिले जिसमें आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, साम्य स्थिरांक केपी और केसी का सही संबंध क्या है। बच्चों वाला सवाल, 11वीं वाले बच्चों को भी बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक, बहुत ही सरल सवाल, केपी और केसी में सही संबंध क्या है। बच्चे बच्चे जानते हैं क्या, वो केसी बराबर से केपी आरटी की घात डेल्टा एन, केपी बराबर केसी आरटी की घात डेल्टा एन, या फिर केपी बराबर केसी बटे आरटी की घात डेल्टा एन, या केपी माइनस केसी और आरटी की घात डेल्टा एन, क्या होगा वो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और कई बार आया हमारे पेपर में। राइट आंसर बेटा यहां पर आएगा सेकंड नंबर, जो कि है केपी बराबर से केसी आरटी की घात डेल्टा एन। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन, देखिए कितने बार हमसे पूछा गया है, हर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये। इसमें भी बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करने वाले। अभिक्रिया H2 धन I2 उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह 2HI के लिए साम्य स्थिरांक किसके साथ परिवर्तित होगा। अभिक्रिया H2 धन I2 तीर का चिन्ह 2HI के लिए साम्य स्थिरांक किसके साथ परिवर्तित होगा, किसके साथ परिवर्तित होगा। क्या कुल दाब के साथ, क्या उत्प्रेरक के साथ, क्या H2 धन I2 की ली गई मात्रा के साथ, या ताप के साथ। किसके साथ परिवर्तित होगा, दिमाग लगाइए, किसके साथ परिवर्तित होगा, साम्य स्थिरांक किसके साथ परिवर्तित होगा, कुल दाब के साथ, उत्प्रेरक के साथ, H2 I2 की ली गई मात्रा के साथ, या ताप के साथ। जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ सीखा हुआ उनके लिए बिल्कुल कठिन काम नहीं है ये। राइट आंसर है ताप। साम्य स्थिरांक ताप के साथ परिवर्तित होता है, ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, ताप घटाने पर घटता है, और यदि ताप स्थिर रहे तो मान स्थिर रहेगा। ये लीजिए, ये है नीट में आने वाला क्वेश्चन। आप देख सकते हैं जेई में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, 2016 में आ चुका है, और इसके अलावा नीट में भी ये क्वेश्चन आया है, उसके बाद नीट में आया है। ठीक है, क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, बताइए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को कौन प्रदर्शित करेगा।
यहां पर दिया गया है log kp और 1/t के बीच में ग्राफ खींचा गया, log kp और 1/t के बीच में ग्राफ खींचा गया, ये देख सकते हैं आप। क्या आंसर सही होगा? क्या पहला, क्या दूसरा, क्या तीसरा, क्या चौथा? कौन सा राइट आंसर होगा? सोचिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए क्या होगा? सोच सकते हैं आप। बहुत आसान सा उत्तर है और वो है पहला। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए याद रखिएगा, ढाल जो है वो कैसा होगा? धनात्मक होगा। ढाल कैसा होगा? धनात्मक होगा, याद रखिएगा। तो ये राइट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के लिए Kp बराबर Kc होगा? किस अभिक्रिया के लिए Kp का मान Kc से कैसा होगा? बराबर होगा। देखिए कितने बार ये क्वेश्चन पूछा गया, कितने बार। तो अब सोचिए, किस अभिक्रिया के लिए Kp जो है वो Kc के बराबर होगा? बहुत आसान है, बहुत आसान है। Kp Kc के बराबर तब होता बेटा जब डेल्टा n का मान क्या होता? 0। आप सभी जानते हो, आप सभी जानते हो Kp बराबर से होता है Kc और RT की घात डेल्टा n। तो जब इस डेल्टा n का मान 0 आएगा तो ऑटोमेटिक इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, और ये दोनों कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां राइट आंसर क्या होगा? विचार कीजिए, Kp बराबर Kc क्या होगा? डेल्टा n का मान 0 मतलब जहां अभिकारक और उत्पाद के मोलों की संख्या बराबर है वहां डेल्टा n का मान 0 होगा। राइट आंसर आएगा थर्ड। आपने चुन लिया होगा, ठीक, ये थर्ड आएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन बहुत सरल है, क्वेश्चन बहुत सरल। देखिए क्या लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन पर विचार कीजिए। यदि N2O4 उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह 2NO2 अभिक्रिया में अल्फा N2O4 का वह अंश है जो विघटित होता है, तो साम्य की स्थिति में मोलों की संख्या बताइए। तो साम्य की स्थिति में मोलों की संख्या बताइए क्या होगी? कितना सरल क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए, कितना सरल क्वेश्चन। सोचिए, यहां पर N2O4 उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह 2NO2 ये दिया गया है। इस अभिक्रिया में यदि अल्फा N2O4 का वह मोल अंश है जो विघटित होता है, तो साम्य की स्थिति में मोलों की संख्या क्या होगी? साम्य की स्थिति में मोलों की संख्या क्या होगी? कितना सरल क्वेश्चन। प्रारंभिक अवस्था में यदि इधर 1 मोल थे, आपने चुन लिया होगा, आपने राइट आंसर चुन लिया होगा। प्रारंभिक अवस्था में 1 मोल थे, यहां पर 0 था। यहां से निकल के चले गए अल्फा, तो इधर पे बन जाएगा 2 अल्फा। ठीक है, अब टोटल मोल कितने हो गए? तो टोटल मोल यहां पर हो गए, अब यहां पर शेष बचे 1 ऋण अल्फा और धन यहां पर हो गए 2 अल्फा। ठीक है, अब यहां पर 2 अल्फा में से 1 अल्फा घट जाएगा तो क्या बचेगा? 1 अल्फा। राइट आंसर आ जाएगा 1 धन अल्फा। कितना इजी देखो, है ना, बहुत सरल। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये लीजिए, दिमाग लगाइए, सोच क्या है ये, कहां पढ़ा है इसको तूने, लगा दिमाग। बहुत सरल क्वेश्चन। क्या कहता है? यदि किसी तंत्र की साम्य प्राप्त अवस्था पर दाब, ताप और सांद्रता परिवर्तित की जाए तो साम्य उस ओर अग्रसर होता है जिस ओर लगाए गए परिवर्तन या किए गए परिवर्तन के प्रभाव नष्ट हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? क्या इसे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहते हैं? क्या इसे ली शतलीय का सिद्धांत कहते हैं? क्या इसे ओस्टवाल्ड का नियम कहते हैं? क्या इसे हैस का स्थिर ऊष्मा योग का नियम कहते हैं? क्या कहते हैं इसे? बहुत सरल बच्चों वाला काम है ये। इसका राइट आंसर आएगा ली शतलीय का नियम। केवल ली शतलीय ने यह बताया था कि यदि किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की साम्यावस्था में ताप, दाब और सांद्रण में परिवर्तन कर दिया जाए तो साम्यावस्था भंग हो जाती है और फिर अभिक्रिया उस ओर अग्रसर होती है जिस ओर किए गए परिवर्तन के प्रभाव को नष्ट किया जा सके। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये आपके सामने देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया कम दाब पर बढ़ेगी? लगाइए दिमाग।
कौन सी अभिक्रिया कम दाब पर बढ़ेगी? बढ़ेगी मतलब आगे की ओर बढ़ेगी, ध्यान रखना है ना। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया कम दाब पर बढ़ेगी, हमें ये बताना है। N2 धन 3H2 उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह 2NH3, H2 धन I2 उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह 2HI, PCl5 उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह PCl3 धन Cl2, और उसके बाद N2 धन O2 उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह 2NO। अब यहां पर आप देखो कौन सी अभिक्रिया कम दाब पर आगे बढ़ेगी, बहुत सरल, कम दाब पर। जब उत्पाद के मोलों की संख्या अभिकारक से ज्यादा हो जाए, जब उत्पाद के मोलों की संख्या अभिकारक से ज्यादा हो जाए तो वह अभिक्रिया कम दाब पर कहां बढ़ती है, आगे। जब उत्पाद के मोलों की संख्या अभिकारक से ज्यादा हो तो अभिक्रिया कम दाब पर आगे बढ़ती है। देख लो यहां पर उत्पाद के मोलों की संख्या अभिकारक से कम है क्योंकि इधर 3 और 1 4 मोल है, और यहां 2, ये कम है, यहां बराबर है, यहां बराबर है, यहां देख लो यहां 1 है, यहां 2, उत्पाद के मोलों की संख्या 1 और 1 2, और यहां पर कितनी है, 1, तो राइट आंसर ये होगा। ठीक है, जब उत्पाद के मोलों की संख्या अभिकारक से ज्यादा हो तो अभिक्रिया कम दाब पर कहां बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। बहुत सरल सवाल था ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में भी सारे बच्चे मिस्टेक करेंगे, तुक्का लग गया किसी का तो लग गया, नहीं तो फिर बात खत्म। देखो क्या लिखा है, ली शतलीय सिद्धांत के अनुसार ठोस द्रव निकाय को ऊष्मा देने पर, ठोस द्रव निकाय को ऊष्मा देने पर क्या होगा? ठोस की मात्रा में कमी आएगी, द्रव की मात्रा में कमी आएगी, ताप वृद्धि होगी या ताप में कमी आएगी? क्या होगा? लगा दिमाग, सोच क्या होगा आंसर। क्या कहता है, ली शतलीय सिद्धांत के अनुसार ठोस द्रव निकाय को ऊष्मा देने पर, ठीक है ना, क्या होगा? क्या ठोस की मात्रा में कमी आएगी, द्रव की मात्रा में कमी आएगी, ताप में वृद्धि होगी या ताप में कमी आएगी? लगाओ दिमाग। आप सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आपके सारे मित्र, मेरे ऑनलाइन वाले बच्चों से बहुत निवेदन है मेरा कि आपके मित्रों को ये सेंड करें ताकि उन्हें भी पता चले कि आपके सर क्या पढ़ाते हैं, कैसा पढ़ाते हैं। ठीक, वो टेक्निकल वीडियो देखेंगे, वो भी सीखेंगे, वो भी सफल होंगे। आप तो सफल होगे ही, लेकिन वो बच्चे भी सफल होंगे। ठीक, अभी हमारा मई में वो रिवीजन स्टार्ट होने वाला है जो शायद किसी कोचिंग में नहीं होगा, वो धमाका हम करेंगे। ठीक है ना, लेकिन आप सबकी मेहनत उसमें बहुत ज्यादा जरूरी। डेली आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मई महीना हमारा फाइनल महीना है। ठीक, इसके बाद हमारे पास समय नहीं, और इस महीने में हम बहुत कुछ करने वाले। ठीक है, तो इसलिए आप अपने मित्रों को बोलिए कि ज्यादा से ज्यादा वो एमसीसी क्लासेस को ज्वाइन करें, मई मंथ का जो कोर्स है वो खरीदें ताकि उनका भी सिलेक्शन निश्चित हो सके। चलिए, ली शतलीय सिद्धांत के अनुसार ठोस द्रव निकाय को ऊष्मा देने पर क्या होगा? ठोस की मात्रा में कमी होगी, द्रव की ठोस की मात्रा में कमी, द्रव की मात्रा में कमी, ताप वृद्धि और द्रव में कमी। चलो मैं उदाहरण देता हूं, निशान तो तुमने लगा लिया होगा। मान के चलो तुम्हारे पास एक पात्र है जिसमें थोड़ा सा पानी है और उसमें बर्फ भी है, थोड़ा सा पानी है और उसमें बर्फ का टुकड़ा भी। अब उसको आप गर्म करोगे, क्या होगा? अब उसको गर्म करोगे, क्या होगा? सोचो, क्या द्रव की मात्रा में कमी आएगी? नहीं आएगी। क्या उसके ताप में कमी होगी? नहीं होगी। क्या उसका ताप बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। क्या होगा? ठोस पिघलने लगेगा, उसकी बर्फ पिघलने लगेगी, तो द्रव की मात्रा बढ़ेगी और ठोस की मात्रा में क्या आएगी? कमी आएगी। तो वहां द्रव की मात्रा में कमी लिखा था। आप समझ गए? तो इस तरह से ट्रिक ही अपनी ऐसी है कि बच्चों को अपन बहुत जल्दी सिखा सकते हैं, पढ़ाएंगे ऐसा कि सीधे दिमाग में घुसेगा और निकल नहीं पाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन भी वही है क्या? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए, 20 क्वेश्चन है इसका मतलब। ठीक, हैबर विधि से अधिकतम अमोनिया निम्न अवस्था में प्राप्त की जाती है। यहां पर बोला गया है, आप सभी बच्चे जानते हैं कि हैबर विधि से किस गैस का निर्माण किया जाता है? सभी बच्चे जानते हैं हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण किया जाता है। तो अपने को बोला गया है अमोनिया निम्न अवस्था पर प्राप्त की जा सकती है। हैबर विधि से अधिकतम, याद रखना, अधिकतम, ज्यादा से ज्यादा अमोनिया यदि हमें प्राप्त करना हो तो क्या यहां पर हो सकता है? क्या अधिक ताप, अधिक दाब, अभिकर्मकों का उच्च सांद्रण,
क्या अधिक ताप कम दाब अभिकर्मकों का कम सांद्रण, क्या कम ताप और अधिक दाब, क्या कम ताप कम दाब और हाइड्रोजन का कम सांद्रण, क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत अच्छे से सिखाया गया है और अभिक्रिया ये खुद बोलती है, अभिक्रिया ये खुद बोलती है कि उसको क्या चाहिए, कौन सी परिस्थिति चाहिए। बहुत सरल उत्तर। पहली बात तो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, तो ताप लगेगा कम, ये दोनों गलत, ज्यादा ताप लगेगा नहीं क्योंकि ऊष्मा निकल रही है, ठीक है। और दूसरी बात यहां पर देखो, देखो यहां पर उत्पाद के मोलों की संख्या कम है, किससे, अभिकारक से। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था जब उत्पाद के मोलों की संख्या ज्यादा हो तो कम दाब पर अभिक्रिया आगे बढ़ेगी, लेकिन उत्पाद के मोलों की संख्या कम हो अभिकारक से तो अभिक्रिया उच्च दाब पर आगे बढ़ेगी, ठीक। यहां पर अधिक ताप दिया है इसलिए गलत हो गया, अधिक ताप दिया, यहां पर कम दाब दिया इसलिए यह भी गलत हो गया, राइट आंसर आएगा सी, ठीक। तो इस तरह से यहां पर हमने अपना आंसर चूज कर लिया। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, देखिए अब प्रश्नों को पढ़िए और मुझे बताइए क्या होगा आपका उत्तर। आणविक हाइड्रोजन से परमाणविक हाइड्रोजन को बनाने में ताप और दाब की कौन सी परिस्थितियां अनुकूल होंगी। सोचिए, आणविक हाइड्रोजन से परमाणविक हाइड्रोजन के बनाने में ताप और दाब की कौन सी परिस्थितियां अनुकूल होंगी, दिमाग लगाइए। अधिक ताप अधिक दाब, कम ताप कम दाब, अधिक ताप कम दाब, या कम ताप और अधिक दाब। विचार कीजिए बच्चों, विचार कीजिए। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस प्रश्न का सही उत्तर दें। सोचिए क्या होगा राइट आंसर। बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास इस प्रश्न का उत्तर देने का। क्या होगा राइट आंसर। आणविक हाइड्रोजन से परमाणविक हाइड्रोजन के बनने में ताप और दाब की कौन सी परिस्थितियां अनुकूल होंगी। तो चलिए समय समाप्त हुआ, आपने अपना आंसर चुन लिया होगा। क्या होगा, आणविक हाइड्रोजन, ये आ गया आणविक हाइड्रोजन मतलब H2, इससे बनाना है परमाणविक हाइड्रोजन, ये परमाणविक हाइड्रोजन, ठीक है। आणविक हाइड्रोजन से परमाणविक हाइड्रोजन बनाना, इसको मैं H2 भी लिख सकता था लेकिन मैंने ऐसा ही लिखा है, ठीक है। अब कौन सी परिस्थिति लगेगी, दिमाग लगाओ, पहली हिंट दे दिया मैंने। अभी भी अपना उत्तर चेंज कर सकते हो तो कर लो। यहां राइट आंसर होगा अधिक ताप और कम दाब। कैसे, इस बंध को तोड़ने के लिए हमें ताप ज्यादा देना पड़ेगा, तो अधिक ताप तो लगेगा, कम ताप तो लगने से रहा, ये दोनों गलत हो गए, अधिक ताप लगेगा। और अब देख लो यहां, यहां मोलों की संख्या कितनी है, एक, H2 के मोलों की संख्या एक, लेकिन यहां इसके मोलों की संख्या कितनी है, दो। वहां मोलों की संख्या ज्यादा है, उत्पाद के मोलों की संख्या ज्यादा है, तो दाब कैसा लगेगा, कम। राइट आंसर ये होगा, ये गलत हो जाएगा। समझ में आ गई बात। इस तरह से हमने आंसर चुन लिया, बहुत आसान था ये भी। ये लीजिए आपके लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन एनसीईआरटी से निकाला है मैंने, ठीक, जो कि नीट 2017 में पूछा गया है। नीट 2017 में ऐसे क्वेश्चन आजकल पेपर में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए बेसिक नॉलेज अच्छा होना चाहिए। आप कितना भी रट्टा मार लो, एग्जाम नहीं निकलेगा। जो बच्चा बेसिक नॉलेज जिसका मजबूत होगा वही निकालेगा, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा कथन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। सोचिए, उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता। साम्यावस्था पर अभिक्रिया में उत्प्रेरक की उपस्थिति में साम्यावस्था स्थिरांक का मान परिवर्तित होता है। एंजाइम मुख्यतः जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। सह एंजाइम एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। क्या होगा राइट आंसर। इसमें अपने को छांटना है कौन सा कथन सही नहीं है। इसका मतलब यहां पर 3 सही है बेटा और एक गलत है, 3 सही है और एक गलत है। तुम्हें गलत छांटना है, तुम्हें गलत छांटना है। क्या है, तुम्हें गलत छांटना। उम्मीद है तुमने चुन लिया होगा राइट आंसर। हेलो, राइट आंसर आपने चुन लिया होगा। विचार कीजिए क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने चुन लिया होगा उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता, यह बिल्कुल सही है।
साम्यावस्था पर अभिक्रिया में उत्प्रेरक की उपस्थिति में साम्यावस्था स्थिरांक का मान परिवर्तित होता है, ये गलत है। याद रखिएगा, उत्प्रेरक साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करता तो वो साम्य स्थिरांकों को कैसे प्रभावित कर सकता है? बिल्कुल नहीं करेगा। एंजाइम मुख्यतः जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, सही है। और सह एंजाइम एंजाइम की क्रियाविधि को बढ़ाते हैं, ये भी सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए, एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। इस प्रश्न में भी कई बच्चे कंफ्यूज होंगे, लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी दशा अधिकतम उत्पाद के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? कौन सी दशा अधिकतम उत्पाद के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? A2 गैस, B2 गैस, X2 बना गैस अवस्था में और डेल्टा H का मान ऋण x किलो जूल निकल के आया। देखिए ये क्वेश्चन नीट 2018 में आया, इतना सरल प्रश्न नीट 2018 में आया। लगाइए दिमाग, क्या होगा इसका उत्तर? बहुत सरल सा प्रश्न है, फिर मैं इसको समझा भी दूंगा आपको क्या जरूरी होगा इसके लिए। बहुत सरल प्रश्न है। चलिए, अपना उत्तर आपने चुन लिया होगा। अब मैं आपको बता दूं, पहली बात तो ऋण लगा हुआ मतलब अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी। ऋण लगा हुआ मतलब अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी मतलब कम ताप। कम ताप यहां पर देख लो आप, कम ताप, इन दोनों में से कम ताप ये दो, ये उच्च ताप वाले हैं, ये गलत हो गया। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर आप देख लो क्या स्थिति है। इधर इधर मोलों की संख्या देख लो, उत्पाद के मोलों की संख्या कैसी है? कम। उत्पाद के मोलों की संख्या अभिकारक से कैसी है? कम। तो जब उत्पाद के मोलों की संख्या अभिकारक से कम हो तो दाब कैसा लगेगा? ज्यादा। दाब कम नहीं लगेगा, तो ये गलत हो जाएगा और ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहां उत्पाद के मोलों की संख्या कम है तो दाब ज्यादा लगेगा। चलिए, तो यहां पर अपने को ध्यान रखना है कि ऋण दिया है मतलब अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी है मतलब ताप कम लगेगा। ठीक है, फिर उत्पाद के मोलों की संख्या चूंकि कम है अभिकारक से तो दाब ज्यादा लगेगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है क्या आपके लिए? नहीं है। तो इस तरह से यहां पर आज हमने लगभग 20 क्वेश्चन किए हुए, 2 क्वेश्चन सिमिलर थे। अब आपको यह बताना, ये आपका टेस्ट जो साम्यावस्था का है इसमें आपने कितने नंबर लाए हैं 20 में से, इसकी जानकारी आपको मुझे देना है। यूट्यूब पर कमेंट जरूर करें। बहुत सारे बच्चे देखते हैं बेटा नंबर कमाने से कुछ नहीं होता, कम से कम आप ये लिख तो सकते हो कि सर मैंने टेस्ट दिया लेकिन नंबर कम आए हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप हमसे जुड़िए, आपके नंबर कैसे नहीं बढ़ते मैं देखूंगा। आपके वीक पॉइंट पे मैं काम करूंगा, सारे बच्चों के वीक पॉइंट पे मैं काम करूंगा। कहीं भी कोई दिक्कत हो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो आपको यदि एमसीसी क्लासेस को ज्वाइन करना है, आप यदि एमसीसी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8962553049 पे कॉल कर सकते हैं। 8962553049 पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है ना, यहां पर कॉल करेंगे तो आपको जानकारी दे दी जाएगी किस तरीके से आपको क्लास ज्वाइन करना है, किस तरीके से आपको अपना नॉलेज बढ़ाना है। 1 मंथ आपके पास बचा हुआ है अभी, और इस 1 मंथ में आप अपना जोरदार नॉलेज इंक्रीज कर सकते हो, याद रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल अगले वीडियो में। हो सकता है कल आपके 2 वीडियो आए, जिसमें से एक इंग्लिश का हो और एक दूसरे सब्जेक्ट का भी हो सकता है। ठीक है, या हो सकता है इंग्लिश परसों के दिन से चालू, जैसा भी हो, लेकिन आप जुड़े रहिए हमारे साथ अपने सिलेक्शन के लिए। ठीक, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, ये आपके सर को आगे बढ़ाने का भी मौका है। आप मुझे बढ़ाइए, मैं आपको बढ़ाऊंगा। ठीक, मिलते हैं कल। बेस्ट ऑफ लक।